Hello student, today we learn about the previous year question paper of applied mechanics। तो सबसे पहले applied mechanics के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो इसमें आपको सॉल्यूशन भी साथ में मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो मैंने वहीं से इसकी फ़ोटो डाल दी है। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कंपलसरी है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने सारे ब्लैंक्स कवर करने हैं इसमें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। वेट इज अ क्वांटिटी। वेट कौन सी क्वांटिटी है? सर वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? वेक्टर। अगर इसकी जगह वेट की जगह मास आ जाता तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी आता। ठीक है। तो इसके साथ जुड़ते हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, तो आपने ध्यान से सुनना है। द फोर्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड। एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारी फोर्सेस निकलती हैं तो उन फोर्सेस को क्या कहा जाता है? उन फोर्सेस को कॉन्कूरेंट कहा जाता है। कॉन्कूरेंट। ठीक है, द कॉन्कूरेंट। नेक्स्ट आ गया, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेसर देन 90 डिग्री। कभी भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो हमेशा ही लेसर देन 90 डिग्री होगा। तो ये आपने ध्यान से देखना है। Now next one is the effect of force is called movement। मूवमेंट होता है, किसी चीज को घुमाने के काम आता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज, इधर जो हमारा आएगा दैट इज नोन एज टर्निंग मूवमेंट। दिस वन इज टर्निंग मूवमेंट। टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं हम मूवमेंट। द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक may be increased by its increasing by its pitch या decreasing by its pitch। तो आपको सबसे पहले इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, देखो ये सिंपल है एफिशिएंसी का, तो आप एज इट इज एफिशिएंसी का सिंबल डाल लीजिए। तो ये हमारा एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ये लोड अपॉन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज, पिच ऊपर आता है और ये 2πl। सर ये पिच क्या है? देखो ऐसे बेटा, ऐसे ना स्क्रू होता है, तो स्क्रू के दो कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस को हम पिच कहते हैं। जो आप रॉड सी होती है जिसको घुमा के आप कार को ऊपर करते हो, वो जो रॉड होती है उसकी ये लेंथ एल है। तो ये पिच है। पिच अगर बढ़ाओगे ना तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यानी द एफिशिएंसी स्क्रू जैक मे बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग इट्स पिच। इंक्रीज करोगे यहाँ पर, इंक्रीजिंग इट्स पिच। ठीक है। सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ टर्म यूज फॉर बॉडीज हैविंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यूज होती है वो सॉलिड्स बॉडी के लिए यूज होती है। कौन सी बॉडीज के लिए? सॉलिड्स, सॉलिड बॉडीज ओनली, सॉलिड बॉडीज ओनली। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन लेमिना, इसको सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं। सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग जो घूमती है, देखो रोलर बेरिंग तो यूज करते हैं, फ्रिक्शन कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होती है। इज ऑलवेज लेसर देन, ऑलवेज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आइडल मशीन वो होती है जिसमें वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों बराबर हों। तो ये याद करना आपने, वो मशीन आइडल मानी जाती है जिसकी वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों बराबर हों। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू आर, और म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यानी हमारा म्यू कितना आ गया? दैट इज F/R, दैट इज फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन है। यहाँ पर फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो यूनिट ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अ कपल कैन नॉट बी रिप्लेस बाय अ सिंगल फोर्स। मतलब कपल के लिए, कपल होता ही दो है तो सिंगल से कैसे रिप्लेस हो जाएगी? यानी इसका आंसर सिंगल आएगा। यहाँ पर सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं हो सकता। मशीन इज सेड टू बी इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तब होती है जब वापस, जैसे आप पुली को पकड़ के खींचते हैं बाल्टी को पानी में से, तो छोड़ेंगे रस्सी तो बाल्टी दोबारा अंदर चल जाती है, तो वो रिवर्सिबल मशीन होती है। इरिवर्सिबल यानी जो वापस ना जाए। जैसे आप जो स्क्रू जैक है, आप स्क्रू जैक घुमाते हैं, छोड़ देते हैं, वो वापस नीचे नहीं आता अपने आप। तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो लेस देन होती है। इरिवर्सिबल की लेस देन और रिवर्सिबल की ग्रेटर देन 50 होती है। इसके बाद 1 किलोग्राम फोर्स जो होती है 9.8 न्यूटन के बराबर होती है। यानी इसका जो आंसर है वो 9.8 आएगा। वो लिख लेना आपने अब 9.8 न्यूटन। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो ये 6 क्वेश्चन दिए हैं आप, मतलब आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं इसमें। ठीक है, 7 दिए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड का डिफरेंस है। तो इसको मैं देखो जल्दी जल्दी, क्योंकि ये पूरी थ्योरी सर ने नहीं लिखनी है तो सर ऐसे ही बताएंगे। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यहाँ पर ये सेंट्रॉइड है। बात करें, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी
वेयर होल वेट इज एक्ट, होल वेट इज एक्टेड, ये वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट होता है। ये वेयर होल एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द बॉडी इज एक्टेड, इधर बॉडी का एरिया एक्ट होता है और यहाँ पर वेट एक्ट होता है। सेकंड डिफरेंस है, दिस इज फॉर सॉलिड बॉडीज, ये सॉलिड बॉडी के लिए डिफाइन होता है, और ये लेमिना, लेमिना मतलब जैसे कागज हो गया उसके लिए जिसकी थिकनेस ना हो। इसका एग्जांपल ले लेना, जैसे सिलेंडर हो गया, ठीक है, कोन हो गया, इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। लेमिना में जैसे हो गया सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, दीज आर द एग्जांपल, ठीक है, सर्कल, ट्राइंगल एटसेट्रा। तो ये हमारा को लगता है ये क्लियर आप। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये जल्द से देखते हैं। रिजिड बॉडी वो होती है, सपोज मैंने मान लिया रिजिड बॉडी होती है विच डज नॉट चेंज इट्स शेप, डज नॉट चेंज इट्स शेप, चेंजेस इट्स शेप when force is applied, when force is applied। तो ये ऐसे आपने लिख देना है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, थोड़ी सी लाइन जरूर देना है आपने। आपने एक बॉडी बना लेनी है इनिशियल, और यही बॉडी सेम ही है, मतलब ये बॉडी सेम बना दी। सपोज इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं लेना, सपोज एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी ले लिया, इन दोनों में डिस्टेंस डी है, अभी फोर्स नहीं लगाई, अब फोर्स लगा दी, फोर्स लगाने के बाद भी ये दो जो पॉइंट है इनमें अभी भी डिस्टेंस डी है, यानी ये इसको काट देते हैं हम, बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, बिफोर अप्लाइंग द फोर्स एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज ए एंड बी रिमेन्स सेम। ए बी का जो डिस्टेंस है वो क्या रहा है, रिमेन सेम, देन दिस बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। अब हम देखते हैं ये फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का ना सिंपल सा डायग्राम ऐसा होता है, सपोज मैंने मान लिया इफ वी replace the body and draw various forces acted on it by a point, then the figure is known as free body diagram। suppose that is, I suppose मैं मान लिया ऐसे करके एक वॉल है, यहाँ पर ये वॉल शो कर दी है, यहाँ पर एक मैंने मान लिया ये गोल सा कोई स्फेयर है जिसको आपने स्ट्रिंग से अटैच किया। तो क्या देखिए इस पे एक तो यहाँ से रिएक्शन लगेगा, ठीक है सर, एक ये बॉडी का वेट कहाँ लगेगा सर, नीचे लगेगा, एक जो रस्सी बांधी है इस पर खींच पड़ेगी जिसके कारण टेंशन ऊपर की तरफ होगी। यानी अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, आपने बॉडी के बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो एक पॉइंट एज्यूम कर लिया, उसमें से वेट नीचे डालना शो कर दिया, ये रिएक्शन इस तरफ जा रहा है तो इसको मैंने इस तरफ ही डाल दिया लेकिन दूसरी साइड शो कर दिया, ये टेंशन ऊपर की तरफ है तो इसको टेंशन का एरो ऊपर की तरफ मार दिया। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, मुझे लगता है क्लियर है। हाँ जी सर ये क्लियर है। अब बात करें ये नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हमें दिया है दैट इज थर्ड क्वेश्चन, ट्राइंगल लॉ एंड लेमिस थ्योरम। तो ट्राइंगल लॉ में आपने सबसे पहले ऐसे डायग्राम बना लेना है। सपोज मैंने मान लिया देयर इज अ फोर्स P, there is a force Q, they are in same order, then R is the resultant and it is in the opposite order। तो ट्राइंगल लॉ की स्टेटमेंट ऐसे ही है, डायग्राम बनाने का लिखना है इफ टू फोर्सेस P and Q are acted on a body with that are represented by the same order in a triangle, then the net force on the two bodies is represented by the capital R which is in the direction opposite or which is in the opposite order टू दैट ऑफ फोर्स P एंड Q। तो सर ने बोल दिया, इसको दोबारा से सुन के लिख लेना, तो कोई खास बात नहीं है, आपने ये लिखना है ट्राइंगल लॉ में P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। ये ध्यान से ये देखना है, ये दोनों अगर इस तरफ जा रहे हैं यानी ये दोनों मुंह उठा के ऊपर ऐसे जा रहे हैं, तो ये तीसरा बंदा यहाँ से नीचे नहीं आता, ये तीसरा बंदा यहाँ से ऊपर ही जाता है। यानी ये और ये अगर मैंने मान लिया ये घड़ी से उल्टा घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, आर ऐसे होता है। लेमिस थ्योरम में क्या है, लेमिस थ्योरम में बोलेंगे इफ द
body is in equilibrium when three forces are acting on it. Let we suppose a P, Q and R, थ्री फोर्सेज लग रही हैं एक बॉडी पे, और बॉडी इक्विलिब्रियम है, बॉडी किस में है, मतलब ये मोशन में नहीं है. देन वी ऑब्जर्व दैट P अपॉन, ये सपोज अल्फा ले लिया, P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा. ठीक है, तो सर ये कैसे, जो फोर्स लेनी है उसको छोड़ के जो दोनों फोर्स हैं उसके बीच में जो एंगल है वो उसके नीचे रख देना है. क्यू के नीचे हमने साइन बीटा रखा. समझ में आया, हाँ सर आया. दोबारा से देख लीजिए, जैसे ये और ये है. सपोज मैंने बोल दिया ये आर है और ये अल्फा है, तो अब मैं आर अपॉन साइन अल्फा लिखूंगा, क्योंकि ये फोर्स को छोड़ के ये दोनों है, जो उसमें एंगल आएगा वो हमने लेना है. ठीक है, तो ये मुझे लगता है क्लियर है. आगे देखते हैं हम. नेक्स्ट है हमारा, दैट इज वेयर द सीजी लाइज ऑफ द स्फेयर सर्कुलर कॉर्नर सर्कुलर सिलेंडर. तो ये स्फेयर है, स्फेयर का सीजी बिल्कुल सेंटर पे ही लाई करता है. तो ये इसका डायग्राम बना के लिख देना, एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर. सर्कुलर कोन यानी ये कोन है, तो इस कोन के लिए अगर ये हॉलो कोन है यानी खाली है, तो क्योंकि इसने बताया नहीं है कौन सा कोन लेना है, तो ये डिस्टेंस अगर पूरी हाइट h होती है तो ये वाली हाइट सीजी की हाइट ये h/3 होती है. ठीक है, अगर ये भरा हुआ कोन है तो यानी अगर सॉलिड कोन है तो ये हाइट h/4 होती है. पूरी की हाइट h है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो h/4. तो इसका हॉलो का h/3 है और सॉलिड कोन है तो h/4 होता है. सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर चाहे खाली है चाहे भरा है, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो बिल्कुल जैसे इसकी हाइट h है, बिल्कुल सेंटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसके सेंटर यानी h/2 पे लाई करती है. यानी इसका आंसर क्या हुआ, इसका हुआ सेंटर, इसका h/3 या h/4 और इसका भी सेंटर यानी h/2. चलो सर ये बड़ा सिंपल था, तो मुझे भी लगा ये आपको समझ में आया. आगे देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय मूवमेंट ऑफ सेंटर, मूवमेंट आर्म, मूवमेंट ऑफ कपल. सपोज ये एक पॉइंट है जिसमें हमने ये एक रॉड ले ली, इस रॉड को हमने यहाँ पर फोर्स लगाई, तो जिस पॉइंट पे ये घूम रही है, द पॉइंट एट विच द बॉडी इज रोटेटेड इज नोन एज मूवमेंट सेंटर. ठीक है, वेयर द बॉडी इज रोटेटेड दैट इज मूवमेंट सेंटर. एंड मूवमेंट आर्म, जिस आर्म पे वो लग रही है फोर्स, उस आर्म को हम क्या कहते हैं, दिस इज मूवमेंट आर्म. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ कपल. मूवमेंट ऑफ कपल इज दिस फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस. अगर हम कपल की बात करें तो इस रॉड को और लंबा ले लीजिए, एक फोर्स यहाँ से भी लगा दीजिए और ये डिस्टेंस d ले लीजिए, तो फोर्स मूवमेंट ऑफ कपल होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना हो गया 2d. इन दोनों फोर्सेस में जितना, कपल क्या होती है, एक फोर्स ऊपर की तरफ है दूसरी फोर्स नीचे की तरफ है, तो वो इसको यूं घुमा देगी. चलो सर समझ में आ गया. ठीक है, तो इसके बाद आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज फ्रिक्शन. डिफाइन फ्रिक्शन. Friction is opposing force. Friction is opposing force acting between the mating surface of the two bodies. Mating surface of the two bodies moving or tends to move relative to each other. तो ये हमारी बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी गई है. तो अगर कह दें फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स, कौन सी फोर्स, अपोजिंग, जो चलने से रोकती है किसी चीज़ को, दैट इज अपोजिंग फोर्स. तो इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बनाती हैं. तो ये क्वेश्चन मेरिट्स एंड डीमेरिट की जगह ये भी आ सकता है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, तो भी उसका आंसर सेम ही है. तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में क्या है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा कि जो मेरिट्स हैं, तो सबसे पहले मेरिट्स ही लिखते हैं. तो मेरिट्स में इट इज़ यूज्ड फॉर बहुत ज़्यादा वॉकिंग, चलने के लिए, राइटिंग, लिखने के लिए, होल्डिंग, किसी चीज़ को होल्ड करना, तो भी उसके लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए. यानी फ्रिक्शन के बगैर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी. इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिट पावर करता है. किस किस केस में ट्रांसमिट पावर करता है, इन क्लच के केस में, एंड बेल्ट पुली सिस्टम,
बेल्ट एंड पुली सिस्टम में भी ये काम आता है। इसके अलावा बात करें तो इट इज़ यूज फॉर अप्लाइंग ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल, तो ये ब्रेक्स लगाने के भी काम आता है। तो ये हमारी मेरिट्स होगी, अच्छी चीज़ें। डीमेरिट्स, जो डीमेरिट्स हैं यानी गंदी चीज़ें हैं, तो डीमेरिट्स इसकी यही है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं लॉस इन पावर करता है, किसी चीज़ को वियर एंड टीयर करता है, घिसता है और फाड़ता है। ठीक है, VWEAR है, वियर एंड टीयर। लॉस इन पावर, लॉस इन एनर्जी कर दीजिए, लॉस इन एनर्जी कर दीजिए। ठीक है, तो ये इसके नुकसान है। इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में ये लॉस होता है। ठीक है, चलो सर ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। सबसे पहले एफिशिएंसी का सिंबल ईटा है, मैकेनिकल एडवांटेज MA, ये एफिशिएंसी है, ये मैकेनिकल एडवांटेज है, वेलोसिटी रेशियो VR होता है। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज बोले तो वो होता है लोड अपॉन एफर्ट, लोड W, एफर्ट P। वेलोसिटी रेशियो बोले तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना आपने, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ये है लोड बाय एफर्ट। तो हमारी एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट इज टू वेलोसिटी रेशियो यानी x/y। तो दिस इज आवर फॉर्मूला बेसिकली। तो एफिशिएंसी को हम ऐसे भी लिखते हैं आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी आउटपुट ओवर इनपुट होती है। आउटपुट हमारा जो है वो एफर्ट के बारे में बात करें, इसको आगे यहाँ देखते हैं। आउटपुट हमारा जो लोड उठाया गया है उसका डिस्टेंस कितना है वो होता है। इनपुट होता है जो हमने एफर्ट लगाया है और उसका डिस्टेंस कितना है वो y है, एफर्ट का डिस्टेंस। तो देखिए ये कितना आ गया हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, और ये क्या आ गया हमारा वेलोसिटी रेशियो नीचे आ जाएगा क्योंकि y/x है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छी तरीके से करना है, हर बार आता है, हर बार। चलो ओके, तो मुझे लगता है ये आपको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये हमारा ये जो है हमारा ये C पार्ट है, तो ये 10 मार्क्स क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कोशिश करेंगे भी जल्दी हो जाए। सपोज ये जो क्वेश्चन है इसमें मैंने मान लिया ये एक जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में ऐसे करके ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने मान ली, ठीक है सर मान ली। अब उसने क्या कह दिया, देयर आर वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस वन। तो वो सारी की सारी फोर्सेस हमने अब इस पर शो करनी है इस डायग्राम में। सबसे पहले ये नॉर्थ है, तो यहाँ पर जो दिया है हमारा कह सकते हैं इस तरफ 30 न्यूटन नॉर्थ, यानी 30 न्यूटन, यहाँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो 30 न्यूटन नॉर्थ लगी, 35 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में यूं करके इनके बिल्कुल बीच में ये कितनी लगी है 35 न्यूटन है। ठीक है, ये 30 न्यूटन था, वो इधर लग रहा है ऊपर, वो नज़र आ रहा है हमें। 15 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो 15 न्यूटन ईस्ट की तरफ जा रही है थर्ड फोर्स, ये भी हो गई। ये 45 डिग्री है, 450 नहीं है। 16 न्यूटन वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ यानी वेस्ट ऑफ साउथ पे 45 डिग्री, यानी बिल्कुल इसके बीचों बीच एक फोर्स आ रही है जो कि 16 न्यूटन है, तो ये 45 डिग्री है। ये भी जो 35 डिग्री है ना, देखो नॉर्थ वेस्ट ना, नॉर्थ और वेस्ट में एंगल बताया नहीं, यानी ये भी बिल्कुल बीचों बीच ही है, यानी ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। लास्ट जो है वो 75 है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ये वेस्ट है, दोबारा से नॉर्थ वेस्ट आ गया। देखो इधर भी नॉर्थ वेस्ट था और इधर भी नॉर्थ वेस्ट है, तो ये 32 न्यूटन है, ये 35 थी, तो 32 भी इधर ही लग गई। ऐसे क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं, एक साइड में दो फोर्स बहुत रेयर देते हैं, इन्होंने दे दी है, शायद इनसे गलती होगी, लेकिन जो भी क्वेश्चन है हम तो उसी के हिसाब से करेंगे ना। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले मैं दोबारा से आपके लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये जो एंगल है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर हमारी 30 न्यूटन लग रही है, और ये यहाँ पर एंगल, ये वाला एंगल जो था हमारा ये 45 डिग्री है, और 90 पीछे है, 90 और 45 कितना हो गया, 90 + 45 135 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे का पूरा एंगल कितना है 135 डिग्री। और ये फोर्स कितनी है, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों सेम लाइन पे ही हैं, 3, 6 एंड 7, 67 न्यूटन होगा, दोनों को ऐड कर दिया। जो लास्ट फोर्स है वो 16 न्यूटन है, वो इधर लग रही है, तो उसको हमने यहाँ पर डाल दी, ये 16 न्यूटन है। तो ये अब कितनी है देखिए, ये भी 45 डिग्री है, अगर देखें ये हुआ 180,
180 प्लस 45, 180 प्लस 45, 180 यानी 225 ये आ गया हमारा 225। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ये एंगल भी पता लग गया, हमें सारे एंगल पता लगे। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब अगला प्रोसीजर क्या है, अगला प्रोसीजर पहले हम इसको रब कर देते हैं। हमने इक्वेशन बनानी है एक्स और वाई की और हमने उसमें से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने लिखना हॉरिजेंटल फोर्स। तो सबसे पहली फोर्स है 30, तो 30 कॉस इसका एंगल कितना है 90, यहाँ से एंगल देखना ये 90 डिग्री है। प्लस दूसरी फोर्स कितनी है 67, इसका एंगल कॉस डाल के कितना है 135, प्लस नेक्स्ट फोर्स कितनी है 16, तो इसका एंगल कितना है कॉस 225 डिग्री। तो ये आ गया हॉरिजेंटल। सिमिलरली वर्टिकल लिखना है, जहाँ जहाँ कॉस डाला है वहाँ वहाँ साइन डाल दीजिए। 30 साइन 90 प्लस 67 साइन 135 प्लस 16 साइन 225। तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आने के बाद जो रिजल्टेंट निकालना है हॉरिजेंटल स्केयर प्लस वर्टिकल स्केयर, ये आपकी कैलकुलेशन निकाल लीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट बीटा डाल के ऐसे ही लिखना है, टेंजेंट बीटा वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल। देखो इसकी कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है, इसकी भी कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों का, वही आपने लगा देनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फिक्सचर weighing 50 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम अ पॉइंट सी बाय 2 स्ट्रिंग AC एंड BC। द स्ट्रिंग AC जो इंक्लाइंड है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी मैं ड्राइंग बनाने बताता हूँ। तो ये इसका फिगर बना, सर ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। देखो, एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर weighing 50 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम पॉइंट सी, ये पॉइंट सी ले लिया, इस पर इलेक्ट्रिक बल्ब जो 50 न्यूटन का वो लटका दिया। बाय 2 स्ट्रिंग AC एंड BC, एक स्ट्रिंग है AC और एक स्ट्रिंग है BC। द स्ट्रिंग AC इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, जो AC स्ट्रिंग है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, AC 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ, यानी हॉरिजेंटल ये सीधी लाइन है, इसके साथ ये 60 डिग्री है। एंड BC एट 45 डिग्री, ये 0 नहीं है 415 है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री टू द वर्टिकल। BC ये वर्टिकल लाइन है, उसके साथ कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री, तो ये मैंने बना दिया। डिटरमाइन द फोर्सेज ऑन द स्ट्रिंग AC एंड BC, इस पे और इस पे हमने फोर्स निकालनी है, तो वो टेंशन ही होती है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए T1 और यहाँ पर लिख लीजिए T2, आपने सारे एंगल निकालने हैं। ये अगर 45 है तो ये टोटल का देखो पूरी लाइन का एंगल होता है 180, यानी अगर ये 45 है यानी ये 180 माइनस 45 है, 180 माइनस 45 यानी हमारे पास कितना हो गया, 180 में से गए 135 आ गया, तो दिस एंगल इज 135 डिग्री। ठीक है, चलो सर ये समझ में आ गया। अभी ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 60 है तो ये 30, क्योंकि ये 90 है, तीनों का सम ट्राइंगल का 180 होता है, यानी ये 30 है तो ये 45 है, 30 और 45 यानी ये टोटल एंगल 30 और 45, ये एंगल टोटल कितना हो गया 75। तो ये बाकी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल होता है 360 पूरे गोले का, 360 में से 135 भी माइनस करना है और हमने 75 भी माइनस करना है। तो ये हमारा जो एंगल आएगा 5 5 10 हो गया, ये 10 ऊपर गया, यानी हम कह सकते हैं 7 3 10 और एक बढ़ गया 11 बन गया 210, 360 में से 210 गया, यानी ये एंगल आ गया हमारा 150 डिग्री। तो हमारे सारे एंगल आ गए। चलो सर बहुत बढ़िया। अब इसमें हमने लैमिस थ्योरम लगा देनी है। क्या लैमिस थ्योरम लगानी आती है? हाँ सर आती है, वो तो अभी सीखी है हमने, आज ही सीखी है। तो लैमिस थ्योरम में T1 अपॉन इसको छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के, इस और इसमें एंगल 150 डिग्री है, साइन 150, ठीक है सर, इज इक्वल टू 50 को छोड़ के इन दोनों लाइनों में, ये और ये में एंगल कितना है 75 डिग्री, साइन 75 इज इक्वल टू T2 के अपोजिट एक ही एंगल रह गया, दैट इज साइन 135। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो T1 की वैल्यू आएगी, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो T2 की वैल्यू आएगी। तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो सर समझ में आ गया। तो ये फोर्स सिस्टम थ्योरी का पार्ट है, तो ये अपने आप देख लेना, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।